नमस्कार दोस्तों। 17 और 18 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स पर आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे। तो इस कक्षा के पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। उस टेलीग्राम पर मैं आपको और भी बहुत से जो है ना स्क्रीनशॉट्स देता हूँ, जो कि आपकी परीक्षा में काफ़ी मदद करेंगे आपको। दूसरा, जो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको टॉपिक्स यहाँ डिस्कशन करता हूँ, इन्हीं पर क्वेश्चंस की एक सीरीज हमने चला रखी है हमारी एप्लीकेशन पर। निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसे वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 5 क्वेश्चंस आपको उसमें दिए जाते हैं जो आपकी समझ भी विकसित करते हैं और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की भी आपकी हैबिट जो है वहाँ पर वो उसमें आपकी मदद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा में। आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जिन्हें आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड है। ज़्यादातर न केवल करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, बल्कि सिलेबस में मेंस परीक्षा जब आप देने जाएंगे तो वहां पर आपके पास एक अच्छा खासा डेटा और अच्छी खासी समझ उन विषयों की होगी जिन पर हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक रिपोर्ट जो आई है उस पर चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट काफ़ी मायने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत की एक नकारात्मक स्थिति को दर्शाता है, खास करके हंगर के क्षेत्र में। फिर हम बात करेंगे ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के लिए पहले अंतरिक्षयान लूसी के बारे में। तो इस दौरान हम क्षुद्र ग्रहों को समझेंगे, ट्रोजन्स किस प्रकार के हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे स्पेस में किस तरह से है, इन पर हम चर्चा करेंगे। बाद में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF द्वारा जो 2 विशेष रिपोर्ट जारी की गई जाती है और जो हाल ही में जारी की गई है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। भारत के लिए क्या स्टैंड रखा गया है वो हम देखेंगे। रक्षा क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स या आयुध निर्माणी होती है उनमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, कुछ एक नई योजनाएं लागू की गई हैं, उनको हम देखेंगे। और अंत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को समझेंगे और उसमें भारत के निर्वाचन का महत्व भी जानेंगे। तो न केवल आपको ये सतही जानकारी देगा, बल्कि इसके साथ साथ इनका जो कंसेप्ट्स है या फिर कैसे इनसे आपको प्रश्न बन सकते हैं ये आप समझ पाएंगे। तो अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। देखिए, जीरो हंगर ये जो टर्म है, क्या जीरो हंगर, ये जीरो हंगर टर्म जो है ये हमारे SDG गोल का सबसे पहला गोल है कि व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार की भूख यदि हमारे पूरे विश्व में कहीं है तो उसको 2030 तक हम इरेडिकेट कर सकें, उसको हम समाप्त कर सकें। और उसी मायने में ग्लोबल हंगर इंडेक्स इस तरह की एक रिपोर्ट जारी की जाती है वार्षिक स्तर पर। 2 संगठन मिलकर के इसको करते हैं और इसके माध्यम से जो है हमको वैश्विक स्तर पर यह पता चल पाता है कि किसी देश में जो लोगों को उपलब्ध भोजन और उसकी गुणवत्ता है और उसके पड़ने वाले प्रभाव वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो कुछ मानकों के आधार पर ये काम करता है। तो ये रिपोर्ट किसी भी देश में खान पान की स्थिति और उससे होने वाले स्वास्थ्य लाभ पर चर्चा करता है। हालांकि ये कितना सही है ये तो मैं आगे आपको क्लियर करूंगा, और इसको लेकर के हाल ही में एक थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट भी भारतीय गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके और इस रिपोर्ट के बीच में आया है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अविश्वसनीय बताया है। तो उस मुद्दे पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये अक्टूबर 2021 में जारी की गई है और 16वीं रिपोर्ट ये है, ठीक है। तो 16वीं रिपोर्ट है, 16वीं बार इसको जारी किया गया है। रिपोर्ट को जारी करता 2 संस्थान है, एक आयरिश अर्थात आयरलैंड की सहायता एजेंसी है कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड, ठीक है, और दूसरी है जर्मनी का संगठन वेल्ट हंगर हिल्फ। तो एक तो है कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड और दूसरा है जर्मनी का वेल्ट हंगर हिल्फ। ये 2 नाम आप याद कर लेना। दरअसल इन दोनों संस्थानों ने इसे शुरू नहीं किया था, लेकिन वर्तमान में ये 2 संस्थान इसको पब्लिश करते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उससे एक तो आपको वेल्ट हंगर का नाम याद रहेगा, क्योंकि हंगर इंडेक्स है तो हंगर वाला कोई संस्थान कर सकता है, और दूसरा कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड जो कि आयरिश संस्थान है, ये दोनों मिलकर करते हैं। भारत की बात करें तो इसमें जो असेस किए हुए 116 देश हैं। अब देखिए, इस रिपोर्ट में ज्यादातर जो देश असेस किए जाते हैं वो या तो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं या फिर जो है पिछड़ी हुई इकोनॉमीज है। डेवलप्ड इकोनॉमीज को दरअसल इसमें नहीं लिया जाता, इसीलिए देशों की संख्या 116 के करीब है। तो 116 देशों में 101वीं रैंक हमारी रही है। पिछली बार की बात करें तो 2020 में
107 देशों की रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें भारत को 94th रैंक दी गई थी। 2015 के बाद से लगातार इसमें गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ऊपरी स्तर पर अगर हम बात करें तो चीन, कुवैत और ब्राजील जैसे जो देश हैं वो सबसे ऊपरी स्तर पर रहे हैं, जबकि सबसे नीचे अगर बात करें तो सोमालिया, जो कि उत्तर पूर्वी अफ्रीका का हिंद महासागर की ओर जो एक देश, तटीय देश है, उसके रूप में सोमालिया है। दस्यु गिरोह भी यहाँ पर काफी पाए जाते हैं और ये भुखमरी से ग्रसित एक क्षेत्र माना जाता है। इसी तरह से यमन, जो कि आपके अरब पेनिनसुला जो है, अरब प्रायद्वीप जो है, उसी के एक बिल्कुल टिप पर है, ठीक है। तो ये यमन हो गया गल्फ ऑफ अदन के किनारे पर, और इसके साथ साथ मध्य अफ्रीकी गणराज्य। ये 3 देश हैं जिनको सबसे निचले स्तर पर रखा गया है, मतलब यहां पर भुखमरी जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। नेपाल, इसे 76वीं रैंकिंग पर रखा गया है। बांग्लादेश को भी 76वीं रैंकिंग पर, म्यांमार को 71 और पाकिस्तान को 92। अब हम इन पर क्यों बात कर रहे हैं? दरअसल रिपोर्ट के आधार पर तो यह साबित होता है कि भारत जो है वहां पर भुखमरी इन अन्य पड़ोसी देशों की तुलना में काफी ज्यादा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जैसी योजनाओं में किए गए उपायों का क्या प्रभाव पड़ा है। तो पहली बात तो इसमें जो डेटा दिया गया है, इसमें अधिकतर डेटा आपकी 2018 वर्ष तक की जो स्थिति है उसको दर्शाने का प्रयास करता है। तो ये पिछले डेटा पर आधारित रिपोर्ट होती है, इसमें कोई बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट में भारत में भूख के स्तर को खतरनाक बताया गया है, ठीक है। तो जो 4 कैटेगरीज है उनमें से तीसरे नंबर पर जो कैटेगरी है वो खतरनाक की है, उस स्तर पर हमें इसमें रखा गया है। जीएचआई स्कोर की अगर हम बात करें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक अंक होता है जो कि आपको 0 से 100 की बीच की जो परिधि है उसमें दिया जाता है। अगर किसी देश को 0 दिया जा रहा है तो इसका मतलब वहां पर किसी तरह की कोई भुखमरी नहीं है, वो अच्छा है। और अगर किसी को 100 है तो वहां पर पूरी तरह से भुखमरी है, तो वो सबसे बेकार है। तो भारत का स्कोर तो घटा है, देखिए 2000 में 38.8 था, 2012 और 2021 के बीच में ये 27.5 के बीच में आ गया, तो कमी तो हुई है, ठीक है, लेकिन रैंकिंग हमारी बहुत पीछे है। तो 0 सबसे अच्छा स्कोर है, मतलब कोई भूख नहीं है, और 100 सबसे खराब स्कोर माना जाता है। शुरुआत की गई थी अमेरिकी संस्थान अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। तो जैसा मैंने कहा कि जो वर्ल्ड हंगर लाइफ, ठीक है, और कंसर्न वर्ल्ड वाइड जैसे संस्थान हैं, इन्होंने इसे शुरू नहीं किया, बल्कि वर्तमान में वे प्रकाशित करते हैं। शुरुआत इफ्री और जर्मनी के वर्ल्ड हंगर हिल्फ द्वारा की गई थी, लेकिन बाद में जो है इफ्री इससे निकल गया बाहर और 2007 में कंसर्न वर्ल्ड वाइड इससे जुड़ गया। तो 2018 तक तीनों संस्थानों ने मिलकर के इसको रिलीज किया, लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थिति है वो ये दर्शाती है कि इफ्री इससे बाहर हो चुका है। क्लियर है? अभी मैं आपको कुछ चित्र के माध्यम से चीजें दिखाना चाहता हूं। आपको अलग अलग कलर्स यहां पर दिख रहे होंगे, इन कलर्स के क्या मायने हैं वो मैं बता देता हूं। दरअसल 4 तरह की कैटेगरीज इसमें दी हुई है। एक आपको डार्क ग्रीन कलर दिया हुआ है, तो कुछ अगर मान लीजिए कोई भी 50 से ज्यादा स्कोर पर है तो उसको बिल्कुल डार्क रेड कलर में दिखाया हुआ है। डार्क रेड कलर जो है ना वो एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंडीशन को दर्शाता है। उसके बाद में 35 टू 49 के बीच में अगर कोई है तो उसको हम अलार्मिंग, अर्थात मतलब चेतावनी, एक तरह से बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि आपको अब चेत जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका सीरियस कंडीशन, जिसको हमने 20 से लेकर के और 34.9 के बीच में रखा है, तो भारत भी इसी के बीच में है, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका मॉडरेट कंडीशन, तो 10 से लेकर के 20 के बीच की या 19.9 के बीच की, और फिर इससे कम के जो अंक है उसको हमने जो है लो में रखा है, मतलब हंगर तो है लेकिन बहुत कम है। तो जैसे कि चीन हो गया, जितने भी हमारे एशिया के अधिकतर देश, केवल 3 देशों को, 4 देशों को छोड़ करके अधिकतर देशों को जो है यहां पर बेहतर स्थिति में रखा गया है। पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया जो है वो मॉडरेट लेवल पर रखा गया है, 10 to 19 के बीच में। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भूटान, और ये 4 देश जो है इनको खतरनाक की स्थिति में रखा गया है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के ज्यादातर देश, आप कुछ देशों को छोड़ दीजिए, जैसे कि अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, ये जो उत्तर पश्चिमी देश है,
इनकी हालत थोड़ी ठीक बताई गई है, इनको लो लेवल पर रखा गया है। इसी तरह साउथ अफ्रीका या फिर कुछ और जो पश्चिमी तटीय देश है वो ठीक है। बाकी मैक्सिमम देश या तो खतरनाक स्थिति में है या फिर बीच के देश जैसे चाड, सेंट्रल अफ्रीकन अमेरिकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इन सभी को जो है किस स्थिति में रखा गया है, अलार्मिंग स्थिति में। और सोमालिया जैसे देश को एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंडीशन में। तो एकमात्र सोमालिया जो है ना वो एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंडीशन के साथ में देश के रूप में है। भारतीय जो एशिया महाद्वीप है इसमें सीरिया और यमन इन दोनों को अलार्मिंग में रखा गया है। मेडागास्कर अलार्मिंग में है। तो यहां से हमें पता चलता है किस देश में कैसे स्थिति। जो ब्लैक में है नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज, उनको इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि वो इससे एक्सक्लूडेड रखे गए, आउट इससे रखे गए हैं। क्लियर है? तो ये कुछ विशेष जानकारियां हैं जैसा कि आप देख सकते हैं वर्ल्ड हंगर हेल्प और कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहां से आपको सहूलियत रहेगी जब भी आप रिवीजन करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक है, ठीक है, वहां टेलीग्राम चैनल पे जाके आपको ये मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ ले लेना। तो जीएचआई स्कोर को मेनली हम 4 कैटेगरीज के माध्यम से देखते हैं। 4 मानक है जिनके आधार पर, चारों मानकों में पहला मानक है अल्प पोषण या अंडर नरिशमेंट। ठीक है, अल्प पोषण मतलब पोषण की मात्रा कम मिलना किसी भी व्यक्ति को। तो केवल भोजन की मतलब नहीं है कि आपको थाली भर के खाना मिल गया और आपने खा लिया, ये भोजन के साथ साथ पोषण को भी दर्शाता है कि आपको पोषण कितना मिल रहा है। फिर बात है बाल निर्बलता या चाइल्ड वास्टिंग। ठीक है, तो 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो है जिनका वजन उनकी ऊंचाई के लिए कम है, उनमें तीव्र कुपोषण को यह दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका बाल बोनापन। ठीक है, बाल बोनापन जो है चाइल्ड स्टंटिंग कहलाता है, मतलब व्यक्ति जो है उसकी जो लंबाई है, देखो जब चाइल्ड वास्टिंग की हम बात करते हैं तो मतलब उसका जो वजन है वो उसी की तुलना में जो अन्य बच्चे हैं जिनका नॉर्मली वजन होना चाहिए वो उसका नहीं है उम्र के हिसाब से, मतलब वो कमजोर है। तो चाइल्ड वास्टिंग तो देखो एक तात्कालिक स्थिति हो सकती है, कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो कमजोर हो जाता है, फिर वो वापस से अच्छा भोजन मिलता है तो रिकवरी कर लेता है। लेकिन हम बात करते हैं जब चाइल्ड स्टंटिंग की, अर्थात लंबाई नहीं बढ़ने की, तो ये एक क्रॉनिक, इसको बोला जाता है क्रॉनिक लेवल पर ये चली जाती है, क्रॉनिक अंडर नरिशमेंट होता है ये। ठीक है, तो चिरकालिक अल्प पोषण इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक बार अगर कोई छोटा रह गया ना तो फिर उसको बाद में आप लंबा नहीं कर सकते कि पकड़ के खींच लिया लंबा हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि जो चाइल्ड वास्टिंग है ये एक अल्पकालिक अवधि के लिए हो सकता है अल्प पोषण, लेकिन चाइल्ड वास्टिंग अगर स्टंटिंग अगर ज्यादा है किसी बच्चे में, हमारे देश के बच्चों में, तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर चिरकालिक अल्प पोषण, मतलब बच्चों को पोषण मिल ही नहीं पाता, शुरुआती जो साल है 5 उनमें वो कम कद का रह जाता है। फिर आता है बाल मृत्यु दर। तो बाल मृत्यु दर चाइल्ड मॉर्लिटी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को दर्शाता है। आप जानते हैं हमारे यहाँ पर मॉर्लिटी 2018 तक 32 प्रति हजार तक हो चुकी है, बहुत हमने इसमें सुधार भी किया है। लेकिन अब यहाँ पर मुद्दा आता है चाइल्ड स्टंटिंग का। भाई हमारे यहाँ पर बच्चों की लंबाई कम है। देखिए पहली बात तो जिन मानकों के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, हम इसका बिल्कुल जेन्युइन वे में अगर डिस्कशन करें तो आप सभी जानते हैं कि विदेशों में भारतीय लोगों के अलावा अगर हम देखें तो विदेशी लोगों की जो औसत लंबाई है वो वैसे भी ज़्यादा होती है। आप चाहे कहीं भी चले जाइए, अब आप बिहार क्षेत्र में जाएंगे तो आप देखते हैं कि बिहार के जो मजदूर जो कि पूरे देश में फैले हुए हैं, बिहार के लोग, उनको अगर कभी आप देखिए तो आपको उनका कद सामान्य लोगों के कद की तुलना में कम मिलेगा। और हमारे यहाँ पर अधिकतर जनसंख्या बिहार, उत्तर प्रदेश और इन क्षेत्रों में बसी हुई है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप हिली एरिया की तरफ जाते हो, बिल्कुल हिली एरिया की, तो वहां भी कद कम होता रहता है। बीच के स्तर जैसे कि आप कभी हिमाचल या पंजाब या हरियाणा रीजन में जाते हैं, उधर लोगों की लंबाई बढ़ जाती है। साउथ इंडिया के लोगों की भी हमारी लंबाई अक्सर कम देखने को मिलती है। तो भारत में एक ये भी कहा जा सकता है, एक कंसर्न ये भी है कि लंबाई वैसे भी कम रहती है, तो इसलिए भी ऐसा हो सकता है। बाकी भोजन की बात करें तो लगभग हमारे सभी जो एरियाज है वो वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़ चुके हैं। सरकार पोषण युक्त भोजन के लिए मिड डे मील जैसी योजनाएं भी चला रही है, और भी ऐसी चीजें, पर इम्प्लीमेंटेशन में भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से शायद सही टारगेटेड डिलीवरी नहीं हो पाती है हर बच्चे तक। और चूंकि ये मुद्दे हमारे देश की केवल 10% जनता को ही दिखाते हैं, क्योंकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या कितनी है, देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा वर्ग में आता है। तो कहीं ना कहीं जो ये रिपोर्ट है
उस रिपोर्ट को पूरी तरह हम वास्तविक नहीं मान सकते, लेकिन ये बात जरूर है कि हमारे यहाँ पर आज भी कुपोषण की समस्या है। कई बच्चों को आज भी वो सही पोषण नहीं मिल पाता है। तो सरकार को उन मुद्दों पर ध्यान देते हुए इस पर काम करने की बहुत जरूरत है। सरकार ने यह भी कहा है कि जो गैलप पोल नामक जो तरीका है जिसके माध्यम से ये रिपोर्ट ली जाती है, वो एक 4 क्वेश्चन का क्वेश्चनरी के हिसाब से पूछा गया मुद्दा है, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है। इसका क्लियरेंस भी जो है किया गया है इन दोनों संगठनों के द्वारा। उन्होंने कहा है कि डेटा बहुत से संस्थान जिनमें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और बाकी और जितने भी संस्थान हैं उनकी मदद से लिया गया है। ठीक है, तो इस पर क्लियरिटी होनी चाहिए। 4 चीजें हैं, अल्प पोषण, ठीक है, चाइल्ड वास्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, और इसके साथ साथ मॉर्टलिटी रेट जो है, चाइल्ड मॉर्टलिटी रेट जो है उसको इसमें कंसीडर किया जाता है। इन चारों के आधार पर ये तैयार होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। ट्रोजन क्षुद्रग्रह जो है उनके अध्ययन के लिए हाल ही में पहला अंतरिक्ष यान लूसी लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। ठीक है, तो नासा जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, उसने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन के लिए इसे भेजा है। क्षुद्रग्रह क्या होते हैं और कहां कहां पाए जाते हैं हम देखेंगे। लूसी ट्रोजन का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है जिसको भेजा गया है। लूसी नाम दरअसल एक जीवाश्म का है जो मानव के पूर्वज के रूप में माना जाता है। एक जीवाश्म खोजा गया था और वो मानव पूर्वज के रूप में, होमो सैपियंस के रूप में माना जाता है। तो लूसी नाम उसे दिया गया था, और इसीलिए चूंकि क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करके भी हम कुछ इसी तरह की हमारा जो ओरिजिन है उसकी खोज करना चाहते हैं, उद्भव की खोज करना चाहते हैं, तो इसीलिए हमने इसे लूसी नाम दिया है। ठीक है, ट्रोजन ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों की अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रकार के क्षुद्र ग्रह हमको मिलते हैं, जिनमें गहरे लाल रंग के पी और डी टाइप ट्रोजन उन बर्फीले पिंडों के कूपर बेल्ट में पाए जाते हैं जो नेपच्यून की कक्षा से परे फैले हुए हैं। आपको पता हो तो हमारे यहाँ पर जो है बहुत से क्षुद्र ग्रह पूरे के पूरे स्पेस में जो सौर मंडल है वहां पर फैले हुए हैं। ये ऐसे पिंड हैं जो रिमेन्स माने जा सकते हैं, ये ग्रह भी नहीं बन पाए, और बड़ी मात्रा में जैसे आपको पता हो तो नेपच्यून के परे और ऐसे और भी एरियाज हैं जहां पर इस तरह के आपको क्षुद्र ग्रह काफी मिलेंगे। बहुत सी छोटे छोटे टुकड़े देखने में छोटे होंगे लेकिन उनका आकार काफी बड़ा है, हमारे लिए चित्रों में वो छोटे ही होते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे ग्रह की तुलना अगर हम करें तो उनकी तुलना में काफी कम होते हैं। कई बार आपने पढ़ा होगा कि एक क्षुद्र ग्रह हाल ही में पृथ्वी के नजदीक से निकला। तो ये पिंड हैं, ठोस पिंड हैं जो कि चक्कर लगाते रहते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, सूर्य के भी चक्कर लगाते हैं। कई बार ये कुछ क्रॉस करते हैं कक्षाओं को, विभिन्न ग्रहों की को, तो ऐसे में खतरा बना रहता है कि कहीं वे टकरा न जाएं। सी प्रकार के ज्यादातर ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के मुख्य बेल्ट के बाहरी हिस्सों में मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति जो है इन दोनों के बीच में एक पूरा का पूरा क्षेत्र है जहां पर बड़ी मात्रा में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से बूस्ट प्राप्त करने के बाद मिशन 12 साल की यात्रा पर जाएगा। तो हम जिन ट्रोजन्स का अध्ययन करने वाले हैं वो बृहस्पति और मंगल के बीच के नहीं है, वो दरअसल आपका जो बृहस्पति की जो कक्षा है सूर्य के चारों ओर, उसी में ये क्या कर रहे हैं, जुपिटर के आगे और पीछे चक्कर लगा रहे हैं जुपिटर की कक्षा में। तो जिन ट्रोजन्स की हम बात कर रहे हैं वो जुपिटर के थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे ये लगातार चक्कर लगा रहे हैं, किसके साथ में, जुपिटर के साथ में। तो जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ से ये जो है उपग्रह छोड़ा जाएगा और ये यहां पर राउंड लेगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग करते हुए, फिर ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये एक लंबा पथ तय करता हुआ L1 ट्रोजन्स को देखेगा और यहां से चक्कर काट के वापस ये जो है आपके L5 ट्रोजन्स की तरफ जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों प्रकार के जो ट्रोजन्स है दोनों क्षेत्रों में, चाहे वो बृहस्पति के आगे हो या बृहस्पति के पीछे हो, दोनों तरह के ट्रोजन्स को जो है कवर अप करता हुआ चलेगा। तो लूसी एक विशेष प्रकार का अंतरिक्ष यान है जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के लिए जा रहा है। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि हाल ही में शब्द ट्रोजन क्यों चर्चा में रहा, अब यह ट्रोजन एक प्रकार का वायरस भी हो सकता है। ट्रोजन हॉर्स ये शब्द आपने सुना होगा, तो ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का नकली घोड़ा जो है उस रूप में देखा जाता है। इसको प्राचीन सभ्यताओं में जो है इसका चर्चा आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF ने अक्टूबर 2021 में एक रिपोर्ट जारी की है। प्रत्येक साल 2 रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, और दूसरा
ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये दो रिपोर्ट्स जो है इसके द्वारा जारी की जाती है। खास करके कोविड-19 की परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट में ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे विश्व का आर्थिक परिदृश्य रहेगा और इसके साथ साथ वित्तीय स्थिरता के लिए जो किए जा रहे उपाय हैं वो कितने सही हैं और आने वाले समय में केंद्रीय बैंकों और सरकारों के लिए क्या जिम्मेदारियां और चुनौतियां निहित है। इन सभी बिंदुओं पर इसने बात की है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार जो भारत के प्रति बात कही गई है उसमें लिखा है कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी को लेकर के जो प्रतिक्रिया की गई, जो कदम उठाए गए, वे तेज और पर्याप्त हैं। तो आईएमएफ जो कि ब्रेटन वुड्स का एक प्रतिफल है, ब्रेटन वुड्स ट्विंस इनको बोला जाता है, ठीक है। तो ये दो संस्थान है, आपका आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, और दूसरा आपका है क्या बोलते हैं ये आईएमएफ। तो ये दोनों एक साथ 1945 में विश्व संयुक्त राष्ट्र के गठन के बाद में इनका दोनों का निर्माण हुआ और वर्तमान में ये दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मदद करने में, निर्धारण में, लोन्स देने में और वैश्विक स्थिति पर जो है जानकारी प्रदान करने में काफ़ी काम करते हैं अर्थव्यवस्था को लेकर के। तो आईएमएफ भी इनमें से एक महत्वपूर्ण जो है संस्थान है और आईएमएफ के द्वारा ये रिपोर्ट दोनों जारी की जाती है। हर साल 6 महीने में ये जारी होती है, एक अप्रैल में और एक बार अक्टूबर में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये दो रिपोर्ट्स हैं। तो भारत सरकार के लिए क्या कहा है, तेज और पर्याप्त बताया है कि हमारे द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो तेज भी है, मतलब हमने फास्ट अडॉप्ट किया है इनको, और ये पर्याप्त भी है भाई, इनसे जो है अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है। इसके अलावा इसने कहा है कि भारत ने महामारी के बावजूद श्रम सुधार और निजीकरण को जारी रखा है। देखा जाए तो एयर इंडिया को सेलिंग करने से लेकर के श्रम सुधार के लिए श्रमेव जयते कार्यक्रम, श्रम पोर्टल की जो शुरुआत की गई सरकार के द्वारा, इनके लिए बहुत से जो असंगठित क्षेत्रों में और संगठित क्षेत्रों में बदलाव सरकार ने किए हैं, इन सभी चीजों को कंसिडर करते हुए आईएमएफ ने ये बात कही है। भारत सरकार की महामारी से निपटने की कोशिशों में कमजोर समूह को समर्थन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के रूप में, ठीक है। इसी तरह से मौद्रिक नीति में जो ढील दी गई, रेपो रिवर्स रेपो रेट को कम किया गया, फ्यूजन किया गया है मनी का, बहुत ज्यादा लोन्स जो है प्रोवाइड किए गए हैं, रिकंस्ट्रक्शन हुआ है पुराने लोन्स का, और ऐसे बहुत से कदम सरकार ने उठाए हैं। तरलता, लिक्विडिटी को बढ़ाने के प्रावधान किए और समायोजन वित्तीय क्षेत्र और नियामक नीतियां सम्मिलित है। सरकार ने बहुत से कदम ऐसे उठाए हैं, खास करके सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करते हुए सरकार ने अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने की कोशिश की है। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि को 9.5 और 22-23 में 8.5% रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि आईएमएफ ने यह भी कहा है कि इसके बावजूद जो बेरोजगारी में सुधार होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। अगर हम बात करें पिछले साल की, तो इस समय लगभग 402 मिलियन लोगों को रोजगार था, ठीक है। इसका मतलब 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को, जो वर्तमान में घट करके 392 मिलियन के करीब आ चुका है। मतलब लगभग आप मान के चलिए कि 8 से 10 लाख लोग और अधिक बेरोजगार देश में हो चुके हैं, और इस वजह से एक चिंता की बात जो है यहाँ पर आईएमएफ ने कही है। तो कुछ पॉलिसीज भी आईएमएफ ने कही है कि अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो देश इस तरह की पॉलिसीज को अपना सकते हैं। पॉलिसी मेकर्स शुड रिमेन विजिलेंट, सिक्योरिंग द रिकवरी व्हाइल मिटिगेटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क, ठीक है। तो इसमें क्या है ये देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक शुड प्रोवाइड क्लियर गाइडेंस अबाउट द पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस टू अवॉइड अ सडन टाइटनिंग ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा जो केंद्रीय बैंक है उसके जो भी दिशा निर्देश हो वो बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट होने चाहिए, ताकि किसी तरह की कोई दुविधा लोगों के बीच में ना हो। इफ प्राइस प्रेशर वर मोर परसिस्टेंट, मतलब अगर मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती जाए तो ऐसी परिस्थिति में सरकार क्या कदम उठाने वाली है उनको पहले से ही तैयार रखना होगा, उन पर क्लियर विजन होना चाहिए, ताकि लोगों के बीच में इस तरह की कोई गलतफहमियां ना हो इन्फ्लेशन को लेकर के। Fiscal support should shift towards more targeted measures and to be tailored to country characteristics. प्रत्येक देश को अपनी स्थितियों के अनुसार जो है जो भी वे फिस्कल सपोर्ट दे रहे हैं, वित्तीय सपोर्ट जो संस्थाओं को दे रहे हैं उसको वो मॉडिफाई करें, निर्धारित करें। पॉलिसी मेकर्स शुड टाइटन सेलेक्टेड मैक्रो प्रूडेंशियल टूल्स टू टेकल पॉकेट्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज, मतलब जितने भी सुभेद्यताएं हैं जहां पर कमजोर समूह है वहां पर सरकार को एज ए होल, मैक्रो प्रूडेंशियल का मतलब होता है एज ए होल, एक समग्र रूप में जो है प्रयास करने चाहिए।
और लास्ट में कहा है कि लेवरेजिंग द एसडीआर एलोकेशन, इमर्जिंग एंड फ्रंटियर मार्केट शुड रिबिल्ड बफर्स एंड इंप्लीमेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। संस्थागत सुधार किए जाएं, मतलब ढांचों में कोई भी चीजें नियामकीय ढांचों में सुधार किए जाएं। इसके साथ साथ फ्रंटियर मार्केट शुड रीबिल्ड बफर्स, जो बफर्स उनके हैं, जो भी स्टॉक्स हैं उनको वो चेंज करें। और एसडीआर एलोकेशन जो है उसमें लिवार्जिंग, मतलब लिवार्जिंग टर्म क्यों यूज की जाती है कि आप जो अपना वित्त पोषण है वो ऋण के माध्यम से करें। ठीक है, तो एसडीआर वैसे भी ऋण को देने के लिए ही एक विशेष प्रकार का एलोकेशन है जो प्रत्येक देश को मिलता है, जिनको सेल करके और देश मनी प्राप्त कर सकते हैं। जो खरीदने वाला देश होता है उसको अतिरिक्त जो है हक या अधिकारिता आईएमएफ में फिर मिल जाती है। तो ये कुछ प्रयासों की बात यहाँ पर कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2021 में 5.9% और 2022 में 4.9 बढ़ने की बात कही गई है। चीन के लिए 2021 में 8 और 2022 में 5.6 ये दर्शाया गया है। यहाँ पर मैंने दोनों की जो परिभाषाएं हैं वो भी दी है, तो आपके फ्यूचर याद करने के रेफरेंस में ये काम आ जाएगा। नोट्स में आप इसे देख लेना। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप सभी आरएस जंक्शन पर कोई भी कोर्सेज ले रहे हैं तो अभी के लिए कुछ आपके लिए जो है छूट चल रही है। तो 30% छूट के लिए आप हमारे कोड यूज कर सकते हैं 18 से 27 अक्टूबर 2021 तक। ये आपको 100 रुपीज से ऊपर के कोर्सेज जितने भी हैं उन पर मिलेगा। तो आप जब वहाँ जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ एक बॉक्स में आपको सजेशन मिलेगा कि आप इस कोड को यूज कर सकते हैं, तो उस कोड का आप यूज करें और इनका लाभ आप ले सकते हैं। बहुत से कोर्सेज हैं जिनको आप ले सकते हैं, जैसे कि आरएस 2021 के लिए हमारा पीडीएफ पूरा करंट अफेयर का आपको वहाँ पर अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जो है आयुध निर्माणी बोर्ड, जो विभिन्न प्रकार के हथियारों और रक्षा सामग्रियों का निर्माण करता है, उस आयुध निर्माणी बोर्ड को अब जो है 7 कंपनियों में बदल दिया गया है। सरकार ने इसको लॉन्च किया एक योजना के अंतर्गत, और अब आत्मनिर्भरता के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड को सरकारी विभाग से 100% सरकारी स्वामित्व वाली कारपोरेट कंपनियों में बदल दिया। अभी तक तो ये सरकारी विभाग था, अब इसको उपक्रम बना दिया सरकार के नीचे, कंपनियां बना दिया इनको। ठीक है, जैसे कि ओएनजीसी या बीपीसीएल जिस तरह की कंपनियां हैं, उसी तरह से अब क्या किया है, 100% स्टेक होल्डर रहेगी सरकार। ठीक है, स्वामित्व पूरा सरकार का रहेगा, लेकिन एक कंपनी के रूप में अब ये काम करेंगी। ये कदम बेहतर कार्यात्मक स्वायत्ता, मतलब उनको खुद का, मतलब कोई इंटरफेयर नहीं होगा, अपने हिसाब से वो और अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, अच्छे प्रोडक्ट्स बना पाएंगे। क्या होता है ना कि सरकारी कामों में कई बार इनकी वजह से इंटरफेयर होता है। तो जो इसके लाभ होने वाले हैं वो क्या है, तात्कालिक उत्पादन संरचना, तुरंत किसी चीज का अगर प्रोडक्शन करना है तो वो निर्णय ले सकते हैं। जवाबदेही और दक्षता में सुधार, अब कंपनी कल्चर में क्या होता है कि वहां पर जवाबदेही होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। ठीक है, इसी के साथ में आयुध कारखानों को उत्पादक और लाभकारी संपत्तियों में बदलना। अभी तक वो लाभकारी नहीं थे, लेकिन अगर ये कंपनियां आगे चलकर न केवल हमारी सेना बल्कि बाहरी सेनाओं के लिए भी उत्पाद तैयार कर पाए तो निश्चित रूप से इससे हमारे निर्यात में वृद्धि होगी और ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद, भाई सरकारी डिपार्टमेंट में तो जैसा भी पैदा हो जाए जितना ठीक है, काम चल रहा है, कौन सा प्रोडक्शन करके मुनाफा कमाना है, लेकिन कंपनियां लागत कम करती है और उत्पादों को बेहतर बनाती है। प्रगतिशील नवाचार और प्रौद्योगिकी और उच्च उत्पादकता, ये कुछ कदम है, ये कुछ प्रभाव माने जा रहे हैं जो इसके पड़ेंगे। हालांकि कुछ नकारात्मक प्रभाव भी इसके हो सकते हैं। तो ये 7 जो हैं इनके नाम मैंने दिए हैं आपको। ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया, यंत्र इंडिया, म्यूनिशंस इंडिया, अवनी बख्तरबंद वाहन और ग्लाइडर्स इंडिया। तो अलग अलग तरह की चीजें ये बनाएंगे। जैसे ऑप्टेल जो है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करेगा। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी से जुड़े हुए जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं उनको, जो प्रकाश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरह से ग्लाइडर्स इंडिया क्या करेगा, पैराशूट्स बनाने का काम करेगा। इस तरह की सारे अलग अलग जो है 41 कारखाने 7 इकाइयों में यहाँ पर बट गए हैं। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की। चुनाव हुए हैं अब इसके, और इस चुनाव में भारत को एक बार फिर से चयनित किया गया है दूसरी टर्म के लिए। सामान्यतः किसी भी देश को लगातार 2 टर्म्स के लिए चुना जा सकता है। भारत वर्तमान में इसमें काबिज है, 2022 तक रहेगा, और 2022 से लेकर के 2024 की टर्म के लिए उसे फिर से चुन लिया गया है। 3 साल की अवधि होती है, तो परिषद के सदस्य 3 साल के लिए होते हैं। 47 सदस्यों से बनी हुई है और भारत को 6ठी बार इसका सदस्य चुना गया है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। तो भारत 2022-24 के अवधि के लिए, मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2024 की अवधि के लिए अब
इस पद पे फिर से बना रहेगा। 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक संकल्प द्वारा इसे बनाया गया था। इसके पास सभी विषयगत मानव अधिकार मुद्दे, जहां कहीं भी मानवाधिकारों के हनन से जुड़ी बातें सामने आती है, उनमें ये इंटरफेयर भी करता है और वहां पर बेहतर सुझाव और त्वरित प्रतिक्रिया भी प्रदान करता है। तो देखिए, तो आप देख सकते हो 15 मार्च 2006 को इसकी स्थापना हुई, ये याद रखना है। ये एक ऑर्गन है संयुक्त राष्ट्र महासभा का। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नजहत शमीम ये इसके वर्तमान प्रेसिडेंट हैं। 5 अलग अलग रीजन से 47 सदस्यों का चुनाव है। अफ्रीकन स्टेट्स में से 13, एशिया पैसिफिक में से 13, ईस्टर्न यूरोप में से 6, लैटिन अमेरिका में और कैरेबिया से 8 और वेस्टर्न यूरोप से 7 देशों को यहाँ पर जो है स्थान मिलता है। आगे देखें तो संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में जो अलग अलग पीरियड्स के जो लोग हैं, तो अब भारत का देखें तो 2019 से 2021 की टर्म में भारत को चयनित अभी किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह चीन को आप देख सकते हैं, चीन भी इसका सदस्य है, पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है। तो बहुत से देश हैं, अलग अलग टर्म तक ये रहेंगे। प्रत्येक साल लगभग 1/3 सदस्यों को दोबारा से इसमें चुना जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स का अंक, कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेज जिनका आप लाभ उठा सकते हैं आर्य जंक्शन ऐप पर। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।